पतंजलि किसान सेवा समिति टीकमगढ़ राज्य प्रभारी मध्य प्रदेश के, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन की बहुत खूप सुंदर छान, खूप रूप छान, आज खूप छान, तो खूप छान, खूप छान, खूप अति छान सर, सुंदर। खूप छान, बहुत अच्छा। तो तालियां हो जाए उनके लिए। जी, अति सुंदर आज सत्र रहा, तो आपका खूप बहुत छान बहुत सर, खूप छान, खूप छान। अभिनंदन करते हुए आज दूसरे सत्र की तरफ चलते हैं। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी भैया जुड़े हैं। नहीं आए हैं, चलिए जब शरद भैया आप जुड़े हैं ना? वो तो जुड़े रहते हैं। शरद भैया आप उनको एक बार आप उनको कॉल करिए। शरद भैया आज हम आज आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी जो आज दूसरा सत्र लेंगे मुख्य वक्ता के रूप में, वो किसानों को, जो हमारे संपन्न किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ से लेकर के 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ जमीन है, और ईश्वर की कृपा से अर्थ है, उनके पास जमीन है और पैसा भी है, परंतु वो उसको सिस्टम से या उसमें खेती सिस्टम से नहीं कर पाते, टेक्निकल तरीके से, आधुनिक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे भाई बहनों के लिए आज का ये सत्र रखा है कि हम वो जो 5 एकड़ में, 10 एकड़ में हम अपना फार्म लैब कैसे तैयार कर सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार की फसलें, हम गाय पालन, हम जो है फल की खेती, सब्जी की खेती, धान की खेती, गेहूं की खेती, मिलेट्स की खेती, विभिन्न प्रकार के आयाम, मधुमक्खी पालन कैसे कर सकते हो, कैसे हम अच्छी आय ले सकते हैं, इस विषय को लेकर के आज आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी को आमंत्रित किया है। ये रामकृष्ण रघुवंशी जी, हम सब ने कुछ युगहार के परिवार के जो सदस्य इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उन्होंने विजिट किया है कस्तूरी कृषि फार्म सैनिका, जिला नर्मदापुरम में, मध्य प्रदेश में है, जहां 82 एकड़ में इन्होंने जो फार्म हाउस बनाया है, जिसमें 100 गाय हैं, देसी 100 गाय का पालन हुआ है। वहां पर तालाब भी हैं, वहां पर मधुमक्खी पालन भी है, फलदार खेती है, सब्जियां हैं, सारे प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की जो आयाम होते हैं सभी उनमें, मिलेट्स भी है, सब कुछ उन्होंने किया है। छत पर सब्जी का भी उत्पादन करते हैं, यह भी मॉडल वहां दिखाया है। दूसरा, उन्होंने अपने निरखी में 5 एकड़ का भी कृषि फार्म बनाया है, जो भी हम सबने आदरणीय पवन कुमार जी के जन्म दिवस पर हम सबने जाकर के एक यात्रा निकाली थी, युगहार यात्रा, उसके माध्यम से देखा था। एक और नया तैयार कर रहे हैं 100 एकड़ में। तो इस प्रकार का काम लगातार रघुवंशी जी करते रहते हैं। 10 लाख पेड़ लगाने का उनका लक्ष्य है। एक पेड़ जो है का महत्व है, तो ये 10 लाख लगाने का जो लक्ष्य है, किसानों को लगवा रहे हैं, करवा रहे हैं। और जिन्होंने आज ये सुझाव आया था कि हमारी क्लास जो है 6:45 के बाद शुरू की जाए, तो आज वो प्रस्ताव सदन में पास हो गया है, और जिनने प्रस्ताव दिया उनको बहुत बहुत साधुवाद। इस प्रकार के प्रस्ताव भी आते रहे, जो मन में भाव आते हैं युगहार कार्यक्रम में, वो भाव जरूर लाते रहेंगे। तो आदरणीय पवन कुमार जी ने जैसा कहा था कि हम सब जो है जो सुझाव आए उन सुझावों का पालन करें और उन पर अमल करें, और करते हुए हम अब दूसरी क्लास में, अभी रघुवंशी जी नहीं आए हैं, तो हमारा योगहार कार्यक्रम लगातार जो चल रहा है, ये रिकॉर्ड होता है, और सभी अपना जो एक व्यक्ति बोलता है तो अपने माइक म्यूट रखें। म्यूट रखने के बाद आपको अगर अपनी बात रखना है तो प्रश्न करें। हम समझाने लगते हैं, अपनी बात कहने लगते हैं, जैसे हम किसी विषय पे बोल रहे हैं और उस विषय पे आपको ज्ञान है, तो आप, मैं जानता हूं कि आपको उसमें है, और आप वो तरीका फिर बताने लगते हैं। जैसे आप बताने लगते हैं तो अन्य व्यक्ति ना तो उनसे क्वेश्चन कर पाते हैं, और वो व्यक्ति सिर्फ एक दिन के लिए आए हैं, आपको जो है वो आप दूसरे दिन या सदन में बोल सकते हैं कि हम इस विषय पे अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आपको मुख्य वक्ता के रूप में जब बुलाया जाएगा तो आप अपनी बात उसको रख ले। क्योंकि हमें सिर्फ उस व्यक्ति को जिसको बुलाया है, उस व्यक्ति से सवाल करना है, जो मन में भाव आ रहे हैं पूछना है, समझना है, अपनी समस्या है तो उसका समाधान पाना है। इसके लिए हमें सिर्फ छोटे शब्द में सीधा प्रश्न करें, उत्तर सुने और दूसरे को मौका दें। और 8 बजे के बाद कोई भी भाई बहन हैंड रीच ना करे,
और ये रहेगा कि जो 8 बजे ये क्लास खत्म हो ही जाएगी, ये भी आप बिल्कुल मान लें। जैसा लाइट चली जाती ना, इस प्रकार से बंद हो जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं माने। और सब लोगों को काम भी करना है, तो अभी आज से ये नियम हो गया है कि 8 बजे ही हम जो है क्लास समापन करेंगे। और जो योग शिक्षक क्लास लेंगे वो हर हालत में 6:45 पर अपना शांति पाठ कर दें, कुछ भी हो, कितना ही भी कराएं, लेकिन 6:45 पे करने के बाद हम एक भाई हम ये अनुलोम विलोम करते रहेंगे अब। और जितना भी हमारा प्राणायाम रह जाता है वो हम इस कार्यक्रम में करते रहें। अब वे बैठे हैं सब लोग, जैसे मैं बोल रहा हूँ इस प्रकार से हमारे मुख्य वक्ता बोलेंगे, चीफ गेस्ट बोलेंगे, और हम सब लोग सुनेंगे और हम सब लोग अनुलोम विलोम करते रहें। ये अनुलोम विलोम हम आधा घंटा करते रहें, आधा घंटा ये किया, आधा घंटा हमने कपालभाति की, 1 घंटा हमारा हो गया ये। और हमें जरूरत है तो हम सूक्ष्म व्यायाम करते रहेंगे, ये करते रहेंगे, ये करते रहें, कुछ भी करते रहें, लेटे बैठे पर लेट कुछ भी करते रहें। ये बहुत अच्छा मौका है, ये मौका योगाहार कार्यक्रम को, ये धन्यवाद है इस परिवार को। ये योगाहार कार्यक्रम अपन को माध्यम मिला है अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ बनाने के लिए। तो इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, जिनका आप भला चाहते हैं उनको योगाहार कार्यक्रम में जोड़ें। इसके माध्यम से वो योग करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। आदरणीय शरद वर्मा जी आ गए हैं। चलिए, जब तक आते हैं, जब तक हमारे मुख्य वक्ता आते हैं, तब तक हम आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करेंगे। वो भी हम सबको मार्गदर्शन देंगे योगाहार कार्यक्रम के लिए, नए निर्देश और मार्गदर्शन और सुझाव। आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय पवन कुमार जी आप आए, तब तक का समय हम सदुपयोग कर लेते हैं। रामकृष्ण भैया आ गए ना? आ गए? आज तो बुला लो भैया, आमंत्रित कर लें आदरणीय शरद शरद वर्मा जी। भैया, आप आमंत्रित कर दीजिए शरद भैया। जी, आज के मुख्य वक्ता हमारे रामकृष्ण भैया, जो कि जिनका लक्ष्य है 10 लाख पौधे लगाने का, आज वो अपने विषय में, पेड़ पौधों के विषय में सारी जानकारी देवेंगे। आज उनका स्वागत है, वो मुख्य वक्ता के रूप में पधारे। अभी नहीं आए? अरे अभी हाल तो थे, वो चले गए। नहीं आए। जब तक आप आदरणीय दिनेश जी से हाँ शरद जी आप भी बता दें कुछ, जब तक शुरुआत आप ही कर दें। जुड़े हुए तो दिखते हैं वो सर। नहीं जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, मैं देख रहा हूँ ना। मैं फिर से लगाता सर फोन, क्या हुआ? चलिए फोन लगाइए। तो ये योगाहार कार्यक्रम, हमें सबको रामायण भी पढ़ना है, रामायण और गीता, ये इसका अध्ययन हमें अपन अवश्य करना है। यह गीता और रामायण ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। हमें खान पान पर ध्यान तो रखना ही है, हमें व्यवहार और वाणी पर भी ध्यान रखना है। जैसा परम पूज्य स्वामी जी बताते हैं, सबने पौधारोपण किया होगा, वृक्षारोपण निश्चित किया होगा, और जिनने नहीं किया है वो कर ले। आज हमारी बहनें, आज तीजा है, तीजा को उपासी रहती हैं, व्रत रखती हैं, पूजन करती हैं। तो इस हमारे जो त्यौहार हैं, तीज त्यौहार हैं, इनको भी हम मनाएं और अपनी संस्कृति को बचाएं। हमारी जो जनसंख्या की दृष्टि से हमारे देश को जो है खतरा पैदा हो रहा है, इस पर भी हम ध्यान दें और लगातार हम अपने इतिहास को जानें, अपने महान पुरुषों के इतिहास को याद करें, उनके व्यक्तित्व को जानें और अपनी ताकत को जानें। हमारे अंदर बहुत ताकत है। राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं? किसान को सिर्फ खेती करना ही नहीं है, हमें किसानी करना है, खेती करना है, हमें पालन पोषण भी करना है और हमें राष्ट्र की संरक्षण भी करना है, रक्षा भी करना है। हमें गाय का पालन भी करना है। हर घर के किसान के पास हर घर में गाय हो, देसी गाय का अवश्य पालन करें। अगर गाय हमारे घर में नहीं है तो हम किसान नहीं है, किसान नहीं कह सकते। जिनके पास गाय नहीं है वो किसान नहीं है, हो ही नहीं सकता वो किसान। बिना गाय के किसानी हो ही नहीं सकती है। गाय और बैल पहले हुआ करते थे, हल हुआ करते थे और मस्त रहते थे, स्वस्थ रहते थे। हमें शिक्षा भी जो है भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय शिक्षा हमें संस्कार लाना है। हमें दूसरे की नकल नहीं करना, अंग्रेजों की नकल नहीं करना है। हमें हो गया जब तक कर लिया,
अब हमें अपने देश में बदलाव लाना है। हमें राम का अनुसरण करना है, हमें कृष्ण का अनुसरण करना है, हमें अपने महान पुरुषों का अनुसरण करना है। प्रभु स्वामी जी महाराज जी को देखना है कि ये एक गरीब परिवार से, गांव से निकले हुए आज जो है विश्व में पताका फहरा रहे हैं। समर्थवान कैसे बनाया जा सकता है? हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारी इच्छा शक्ति, हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचे होना चाहिए और हम निरंतर चलते चले। अभी आप लोगों को ही परम सिद्ध आचार्य जी ने कहा था कि हमने छोटे छोटे से काम किए हैं। हमने जो है पैकिंग की है, पॉलीथिन में जो है मोमबत्ती से जो है उसको चिपकाया है और हमने जड़ी बूटियां बेची हैं। छोटे छोटे से काम हम कर करके वो आज यहाँ आए हैं। परम सिद्ध आचार्य जी ने कहा था, आप लोगों ने सुना है, जब जो है दिव्य मंदिर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ था 1250 रुपए थे परम सिद्ध आचार्य जी के पास। उनके पास पैसे नहीं थे, यानी उस समय बता रहे थे कि 10,000 रुपए लगते थे कितने, वो पैसे नहीं थे। उधार के लिए साइकिल से गए और उधार लेकर के इधर उधर से इंतजाम किया। 5 बज गए, रजिस्ट्रेशन का समय खत्म हो गया, जैसे तैसे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा पाया सिद्धाचार्य जी ने। अभी 30 वर्ष पहले की बात, ये स्थिति थी। आपकी ये स्थिति नहीं है तो आप तो उनसे अच्छे हैं, अब आप तो कहाँ जा सकते हैं? ये लक्ष्य मान के हमें काम करना है। ये सिद्धे आचार्य जी परम पूज्य स्वामी जी बताते हैं। परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी साइकिल से जो है जड़ी बूटी लेके जाते थे, योग करते थे, वो कराते थे। योग करने वाला व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकता है। ये लक्ष्य मान के करो। ये जो हमने प्रस्ताव दिया था, यही मान के दिया था, गुरु आज्ञा को मान करके, कि परम पूज्य स्वामी जी ने कहा था कि योग करिए और जो भी करना चाहें आप वो काम करिए। और जिस क्षेत्र में छात्र जो है योग करेंगे अच्छे नंबरों से पास होंगे, युवा अब जो भी नौकरी चाहेंगे वो नौकरी कर पाएंगे। जो राजनीति में राजनेता योग करेंगे वो अपनी राजनीति में सफल होंगे, व्यापारी योग करेंगे व्यापार में सफल होंगे, मीडिया वाले, चैनल वाले, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी योग करेगा। देखिए इंडिया न्यूज टीवी चैनल, वहाँ जो है मीनाक्षी बहन जी सहित सारे उन्होंने योग किया और ये जो योग का जो लाइव दिखा रहे हैं आज इंडिया टीवी चैनल जो है टॉप पर आ गया देश में, विश्व में। ये है योग करने का। आस्था टीवी चैनल देखिए, आस्था जो है कोई नहीं ऐसा व्यक्ति है जो आस्था को नहीं जानता हो, ऐसे जबकि हजारों चैनल है, कोई नहीं जानता है। इस प्रकार के जो है हमें योग कोई भी करेगा, योग करने का फायदा ही अलग है। हम सब कपालभाति कर रहे हैं, ये कपालभाति हमें आधा घंटा करना है, इसके बाद हमें अनुलोम विलोम करना है। अच्छा, कपालभाति हम खाली पेट करते हैं, अनुलोम विलोम जैसे समय नहीं है, कहीं कोई यात्रा कर रहे हैं तो जैसा हमने बताया तो वो हम अपना यात्रा के साथ कर सकते हैं। अगर जुड़ जाए तो मुझे बता देना। ये आज हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है चर्चाएं हैं जो हमने शेयर की हैं और हमने अनुभव किया है। हमने अपने 53 साल की 54 साल की उम्र में हमने कभी भी अभी तक वैक्सीन भी नहीं लगवाया, इंजेक्शन नहीं लगवाया, कभी अस्पताल में आज तक भर्ती नहीं हुआ हो। हमने तो एक अभी चैलेंज भी किया था कि अगर कोई ये कह दे, कोई पर्चा दिखा दे अस्पताल का कि ये एक दिन को भी कभी अपने 55 साल की उम्र में इलाज के लिए अस्पताल गए हैं तो हम उनको जो भी इनाम कहें वो इनाम दे सकते हैं, जितना कहें उतना दे सकते हैं। मतलब मुझे ईश्वर की कृपा से, आप सबके सहयोग से, परम पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से आज तक मुझे कहीं अस्पताल में ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और ईश्वर से यही विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ना पड़े। और वो इसलिए कि हमारा जो जज्बा होता है, हमारा जो सोच होती है, वो हमारी सोच समाज के लिए है। जो व्यक्ति समाज का हित सोचेगा उसका हित निश्चित पहले होगा। आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट महोदय पधार चुके हैं और छवि उनकी दिख रही है, बहुत अच्छा। और मैं आमंत्रित करता हूँ आप आएँ और हमारे छोटे किसान, 5 एकड़ 10 एकड़ के किसान कैसे अपना फार्म लैब तैयार करके और समृद्ध बन सकते हैं। आपने जो है कई फार्म लैब तैयार किए हैं, आप 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। आप जो है वो काम कर रहे हैं जो कोई नहीं कर सकता है। तो आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी आपको आमंत्रित करते हैं, सम्मान के साथ आप आए और आपको 8 बजे यानी 7:50 पे अपना वक्तव्य खत्म करना है। 10 मिनट हमारे उसके सवाल के लिए रहेंगे। जी रामकृष्ण रघुवंशी जी, सदन का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। छोटे किसानों के हित में कैसे फार्मिंग की जा सकती है, इंटीग्रेटेड मॉडल कैसे स्थापित किए जा सकते हैं,
उसके ऊपर निरंतर हम कई वर्षों से कार्यरत हैं और हमारा प्रयास भी यही रहता है कि हम कुछ छोटे छोटे प्रयोग ऐसे करें, कुछ मॉडल ऐसे धरातल पर स्थापित करें जिन्हें हमारे किसान देखकर प्रेरणा ले सकते हैं। या क्या होता है ना कि एक बार मैंने करके देखा, मैं इतना सीखा, फिर वो एक जैसे एक स्लोगन होता है कि जब मैं बार बार करके देखा तो मैं उसमें पारंगत हो गया। तो इस तरीके से किसी चीज पे एक कहावत है कबीर जी की, करत करत अभ्यास के जड़िमत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो इन व्यवस्थाओं में आज के जो परिवेश में है, किसान को सबसे पहले कॉस्टिंग, मतलब उसकी लागत क्या आ रही है, वो कैसे कम हो, और दूसरा वो कम जमीन में बड़ा रेवेन्यू कैसे निकाल सके, बड़ा उसके जो आर्थिक संकट उसके जीवन पे आज है उससे वो कैसे मुक्ति पा सके, इस पर निरंतर शरद जी और हमारा डिस्कशन होता रहता है। आदरणीय यादव साहब जो हमारे गुरुजी हैं वो भी हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो मैं अभी वर्तमान में सतपुड़ा की गोद में, एट द हार्ट ऑफ पैराडाइज वो कह सकते हैं आप, सतपुड़ा, सतपुड़ा का जो हृदय है उसके मध्य में आज एक ये हमारा फार्म है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो पीछे, तो ये पीछे पौंड है हमारा। करीब करीब यहाँ पर 100 एकड़ का तालाब पीछे है, मेरे जस्ट पीछे आप देखेंगे तो। और जो कि सरकारी तालाब है उससे लगे हुए 20 एकड़ के लगभग में हम लोगों ने तालाब बनाए हैं। ये करीब करीब 100 एकड़ की भूमि है। ये उन लोगों के लिए भी मॉडल है कि जिन किसानों के पास जो सक्षम तो हैं, जिनके पास फाइनेंस की या आर्थिक कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उन्हें भी प्रॉपर टेक्निक से कि एक फार्म कैसे डेवलप होना चाहिए, उसमें इंटीग्रेटेड सिस्टम कैसे स्थापित होगा, उसमें एक चीजें एक दूसरे पे से कैसे हम इंटरकनेक्ट करेंगे, जो फूड चेन है, जो भोजन श्रृंखला है, जो खाद्य श्रृंखला है, वो खाद्य श्रृंखला में हम बीच में जो एक चेन टूटी हुई है उस चेन को कैसे जोड़ेंगे ताकि हर जीव एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाए और हम किसान को अलग से कुछ भी न देना पड़े। तो इसी प्रकार के मॉडल हम स्थापित करते हैं। इसमें ये जरूरी नहीं है कि बड़ा 100 एकड़ का ही लैंड हो, जमीन हो। आमन छोटी कम जमीन पे भी 5 एकड़ में हमने स्थापित करके वहां पे दिखाया है सिवनी मालवा में। इसके पहले हमने, आप लोग विजिट करने आए थे, 100 एकड़ के लगभग हमने सेमरी हरचंद में डेवलप किया है। अभी एक नई साइड है हमारी जो अभी 100 एकड़ में डेवलप हो रही है, जिसमें सभी प्रकार के औषधीय पौधे और विलेज टूरिज्म का मॉडल, फिशरी का मॉडल, गौशाला, हर चीज को यहाँ एक दूसरे से इंटरकनेक्ट किया जा रहा है। इसलिए मैं काफी दिन से अनुपस्थित था और आप लोगों के मध्य में उपस्थित नहीं हो पाया, क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और दूसरा, मुझे अपने किसानों के लिए इस मॉडल को किसी भी कीमत पे 1 साल के अंदर खड़ा करना था। इस वजह से मेरी थोड़ी व्यस्तताएं रही, तो उसमें टाइम टेबल भी थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ा, इस वजह से मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाया और आप लोगों का के सानिध्य से थोड़ा दूर रहा, इसका भी मुझे बहुत खेद है। अभी इंटीग्रेटेड मॉडल की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हमारी भूमि में अगर दोनों चीजें हैं, जिस किसान के पास पानी की व्यवस्था है और जिस किसान के पास पानी की व्यवस्था ना हो वो क्या करे। तो अभी हम अधिकतर इस बात को लेके चलेंगे कि अभी जल का अभाव इतना नहीं है, जो किसान भी खेती कर रहे हैं सबके पास पानी का कोई ना कोई सोर्स होता है। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि अ, अगर मान लो किसी के पास ट्यूबवेल होगा, किसी के पास नहर से सिंचाई है, किसी के पास अपने खुद के निजी साधन है, नदी नालों से सिंचाई करते हैं और बराबर इरिगेशन करके वो कम से कम 2 क्रॉप ले लेते हैं, 2 फसलें ले लेते हैं। तो इस तरह आप जो पीछे देख रहे हैं हमारे, अभी हमने लेटेस्ट बनाया, इसकी डेप्थ 5 फीट है। अब इसमें भी भारत सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि बलराम तालाब है, मिनी पॉन्ड से लेके फिर बायोफ्लाक है, फिर इसके बाद में जो कच्चे पॉन्ड का डिगिंग होता है उसमें भी महिला के नाम पे यदि आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो फिशरी डिपार्टमेंट से, मत्स्य डिपार्टमेंट से आपको काफी अच्छा अनुदान मिल जाता है। और अनुदान में थोड़ा बहुत ही आपके पास से लगेगा और अगर थोड़ा टेक्निकली कराएंगे तो काफी कुछ काम आपका अनुदान से हो जाता है, किसान के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से किसान क्या करे कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेके अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके खेत में जो आवश्यक जो प्राथमिक चीजें हैं वो उनको वो खड़ा कर सकता है।
अगर उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, सब कहते हैं ना कि दुकान खुली हुई मिल गई आपको। आपको जैसे घर में मदर फादर भी होते, कोई केयर करने वाला होता है, उन्होंने कहा ठीक है भैया बच्चे को दुकान खुला दी, आप एक काम करो, आप इसमें बिजनेस करो आगे। तो लड़का क्या करता है कि नेक्स्ट डे जाके वहां अपना जो भी चाहे वो हार्डवेयर का काम कर रहा हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का कर रहा हो, चाहे कपड़ों का व्यापार कर रहा हो, चाहे जूस का कर रहा हो, चाहे फलों का कर रहा हो, वो वहां जाके अपना सामान रख के और अब उनकी सेल शुरू हो जाती है, बिक्री शुरू हो जाती है। उसी दिन से उनका रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है, क्योंकि पैसा काय में नहीं लगा। उसका पैसा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जो स्टार्टअप के लिए जो इनिशियली संघर्ष करना पड़ता है, उसमें उसको बैकग्राउंड एक सपोर्ट हो जाता है। इसीलिए मैं हर किसानों से, जो भी यहाँ से मुझसे जुड़े हैं मेरे भाई बंधु, उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब भी अपने फार्म को डेवलप करें तो कोशिश करें कि जितनी सरकारी सहायता हमको मिल रही है वो सरकारी सहायता जरूर लें आप। तो उसमें आपको सबसे पहले जैसे फिशरी की बात कर रहा था, तो जरूरी नहीं है कि इस तालाब का उपयोग मछली पालन के लिए लोग करें। अब जैसे तालाब का उपयोग दो तीन तरीके से किया जाता है। कई लोग मछली पालन के लिए करते हैं, आप इसमें वो भी कर सकते हैं। आपका सिंगाड़े की खेती कर सकते हैं, इसके अंदर फूलों की खेती कर सकते हैं। कुछ मेरे दोस्त हैं, अभी हम कमल की 25-30 वैरायटी लेके आ रहे हैं। जो एक्चुअली कमल तो बहुत बड़ा होता है, कुमुदनी कहते हैं उसको, छोटा छोटा पुष्प होता है, तो उसकी भी बहुत डिमांड रहती है। तो पानी के ऊपर खेती कर सकते हैं, पानी के साथ में पानी के नीचे खेती कर सकते हैं, पानी के किनार पे खेती कर सकते हैं, और पानी के बगल में खेती कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से ये छोटे छोटे से मॉडल हम स्थापित करके कि एक खाली जो किसान को 1 एकड़ में आज की डेट में अगर हम मेहनत कर कितना भी वो कर रहा हो, तो ये मान के चलें कि हमारा अगर 2 फसल करता है वो, तो 2 में से 1 फसल की उसकी लागत लग जाती है और 1 फसल उसे बचती है। ऐसा हमारे किसानों के साथ अभी जो डेटा है उसके आधार पे, कि उसको, और वो भी दोनों फसल ठीक आ गई। तो अगर इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन ऊपर से बिगड़ गई तो सब जो पूरा सिनेरियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है किसान का, और उसमें उसे बचत नहीं होती। तो इसलिए ये क्या है कि इंटीग्रेटेड मॉडल का ये फायदा होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन बिगड़ जाती है और परिस्थिति अगर किसान के विपरीत हो जाती है, तो उसे इन क्रॉप का, इन फसलों का फायदा मिल सकता है। अब जैसे कि 1 एकड़ में हम कितनी भी क्रॉप अच्छे से करें, सब सारे घर के लोग मेहनत करें और किसी फसल पे काम करेंगे, तो मैक्सिमम 50,000, और खूब अच्छा किसान करने वाला होगा तो 60-70 हजार, इससे ऊपर नहीं जाता है। कई लोग कहते हैं हम 1 लाख रुपए एकड़ भी कमा रहे हैं, तो धरातल पे कितनी सच्चाई है वो वहां जाके देखने के बाद ही पता चलती है। तो जरूरी ये है कि आप जितने भी किसान हैं जिनके पास 2 एकड़ जमीन, 5 एकड़, ज्यादा जमीन वाले भी जुड़े हुए हैं, तो आप अपने खेत में 1 एकड़ में जलाशय का निर्माण जरूर करें। जलाशय का निर्माण आपने देखा होगा, पुराने हमारे लोग थे दादाजी, और मैं खुद अपने घर में खेती देखी है बचपन से ही। मैंने तो गाय भी चराई है, भैंसों को भी लेके हमको जाना पड़ता था। हमारे यहाँ दूध का धंधा बहुत होता था पहले। एनिमल हस्बेंड्री को हमारे परिवार ने कभी नहीं छोड़ा। अब 1 एकड़ में हम आज बचत जो निकालने जाते हैं, तो वो कितनी सी बचत निकलती है, वो उनका 50,000 60,000 रुपए बच गए। लेकिन अगर 1 एकड़ में आपका जलाशय है, जिसको हमारे पुराने लोग कहते थे ना, खेत में एक तलाई हुआ करती थी, ओ एक छोटी सी तलाई होती थी जहाँ पे जानवर पानी भी पीते थे, और गोचर भूमि साइड में ही रहती थी, जहाँ पे गाय फ्रीडम में चरने जाती थी सभी प्रकार से। तो इसलिए वो तालाब का निर्माण इसलिए पुराने लोग करते थे कि जमीन का जो भूजल स्तर है, वो भूजल स्तर में वृद्धि होना चाहिए। एक चीज तो यहाँ हो जाती थी। दूसरी चीज, वो वैकल्पिक सिंचाई का एक साधन भी होता था, जिसके किनारे पे क्या होता था, कुछ पौधे लगा लिए जाते थे, जैसे डेली आवश्यकता की। उसमें घर की सब्जियां सब होती थी, मिर्च होती थी, बैंगन होते थे, टमाटर होते थे, सब सारी चीजें, क्योंकि वो पानी का सोर्स वहां पे तालाब थी। जब मोटर नहीं थी तब, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, जिस समय हम ट्यूबवेल नहीं था, किसान के पास बिजली की व्यवस्था नहीं थी, पानी कहाँ से निकाले, उस समय की बात है। तो धीरे धीरे हमने क्या करा कि थोड़े से हम लालच में आए, उन्होंने कहा कि ये जमीनें कम होती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, तो 5 एकड़ में 2 भाई हो गए, 2.5-2.5 एकड़ एक के हिस्से में आई। फिर इसके बाद वो अलग हुए तो 1.25-1.25 एकड़ आई। तो धीरे धीरे भूमि संकुचित होती रही और पॉपुलेशन बढ़ती रही। अब ये बढ़ती रही तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारे पुराने पुराने जो तालाब थे, जो पुराने जल स्रोत थे, उनका सबका दोहन करके उनको क्या करा, बंद करना चालू कर दिया। उन्होंने कहा इतनी जगह में, अरे ये आधे एकड़ में ये तलाई पड़ी हुई है, इसमें पानी भरता है, इसमें कुछ नहीं होता है, एक काम करो, ये खेती के काम में आ जाएगी ये जमीन। अब यहाँ से भी अगर आप देखें तो मैं बैक कैमरा इसमें पीछे करता हूँ,
ये सबसे लो लाइन एरिया था हमारा जो आपको दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार इसमें कुछ पैदा नहीं होता है, एक काम करो उसको बंद कर दो। तो उन्होंने बाहर से मिट्टी लाके गड्ढे से खोद खाद के उसको लेवल करा और उसमें खेती करना चालू कर दिया, और कुछ नहीं तो धान लगाना चालू कर दिया। अब इन सबसे उसके पास जो पैसा आया वो मात्र किंचित मात्र था कि ठीक है 50,000 रुपए उसे, दोनों क्रॉप अच्छी हो गई तो मिल गई, नहीं तो कभी कभी बराबर में भी बात रही। अगर लीज पे लिया है, ठेके पे लिया है खेत किसान ने, तो फिर तो आगे ज्यादा विचार करने की बात ही नहीं। अगर एक क्रॉप है तो उसको कभी भी कतई फायदा नहीं होगा। तो इस तरीके से तो हर किसान के पास अपना एक जल स्रोत हो, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, मतलब खेत का पानी खेत में रखने की कोशिश करें आप। एक कॉर्नर में जहाँ सबसे लो लाइन आपका कुछ भी नहीं पैदा हो रहा है, तो वहां थोड़ा सा गड्ढा कर लीजिए, खोदिए, ताकि वहां जल संग्रहित हो। ये एरिया 1 एकड़ भी हो सकता है। 1 एकड़ होगा तो आपको करीब करीब 2,20,000 का अनुदान मिल जाएगा भारत सरकार से, केवल डिगिंग का, खुदाई का। और इसके बाद में फिर इसमें आप दूसरी योजनाओं में उनसे फीड का पैसा ले सकते हैं। दाने पे भी अनुदान 70 से 80% है। कुछ ऐसे महिलाओं के लिए, SC ST के लिए थोड़ा सा कुछ स्लैब ज्यादा है, कहीं 60% तक भी अनुदान है। तो जो लागत है आपकी उसके लगभग में कंप्लीट हो जाती, तो उसमें खुदाई से लेके बच्चे डालने तक के पैसे भारत सरकार आपको दे रही है। केवल आपको आगे होके इनिशिएटिव लेना है। तो जब आप अधिकारियों से जुड़ेंगे, विभिन्न विभाग की योजनाओं से जुड़ेंगे, तो आपको खेत में तालाब खोदने के लिए भी आर्थिक सहायता उपलब्ध हो जाएगी। और जो लोग सक्षम है वो रास्ता ना देखें कि हमें मिलेगा या अनुदान मिलेगा, जब भी करेंगे आप करके, और आपस में सामंजस्य बिठा के विभाग से पहले भी वर्क ऑर्डर ले के काम किया जा सकता है। क्योंकि करने के कोई बहाना नहीं होता, नहीं करने के लाख बहाने होते हैं। अब अभी आप एक बहुत खूबसूरत चीज देखेंगे कि अभी ये 1 एकड़ का रकबा है लगभग। ये लो लाइन एरिया था हमारा जितना दिखाई दे रहा है आपको, और इतनी सुहानी सुबह है। आप लोग सतपुड़ा की गोद में, ये सामने मेरे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सतपुड़ा पर्वत है, ये पूरा 100 एकड़ का लैंड है। और इसके इस तरफ भी ये पहाड़ लगा है यहीं से बगल से, यहाँ इधर भी सतपुड़ा है। इस तरफ आप धीरे से, मैं कैमरा रोटेट करता हूँ तो इधर भी सतपुड़ा है। इसके बीचों बीचों मध्य में है। तो यहाँ पे हम जो स्थापित करने जा रहे हैं वो एग्रो फॉरेस्ट्री का मॉडल स्थापित कर रहे हैं, कि यहाँ पे आके देखें कि वो जंगलों के साथ भी खेती की जा सकती है, जंगलों के बीच में भी खेती की जा सकती है। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे ये तालाब का जो महत्व है खेतों के अंदर, वो मैंने बहुत गहराई से समझा। और गहराई से समझने के बाद में उसमें 3-4 प्रकार की खेती की जा सकती हैं। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ, हमने ना ये थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए ये 4 कॉलम लिए हैं। अगर सबको विजिबल हो रहे हो तो यादव साहब ठीक से दिख रहा है? जी दिख रहा है। हाँ, ये देखिए, इस तालाब को बनाते समय हमने ग्रेविटी लेवल का ध्यान रखा है। इसके बाद हमने दूसरा बनाया, उससे जुड़ा हुआ वो तीसरा बनाया है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आगे है। और इसके बाद जो आगे आपको विशाल जल दिख रहा है वो 100 एकड़ का है। तो इस तरीके से सारा वर्षा का जल हमने इतना स्टॉक कर लिया है कि ऐसे हम करीब करीब 200 से लेके 300 एकड़ को सिंचित कर सकते हैं। इतना हमारा खुद का पानी का स्टॉक हो गया है। ये तो हो गई। अगर जिनकी एक जैसे कम भूमि है तो वो क्या करें, ज्यादा जरूरी नहीं, 50 डिसमिल में छोटी सी जगह में एक पॉन्ड, अपना जल स्रोत जरूर, खेत का पानी खेत में रोक लें। अभी दूसरा इसमें खेती का पैटर्न करने के लिए आप ये देख रहे हैं, अभी हमारा लेआउट ही चल रहा है यहाँ पे। अभी हमने इसके किनार पे क्या किया कि ये आप ये जो पौधे देख रहे हैं, ये लेआउट डला हुआ है। ये इसके जमीन से 3.5 फीट छोड़ के, जहाँ वाटर लेवल आता है वो वहां तक आता है। इसके बाद 3.5 फीट ऊपर छोड़ के फिर हमने यहाँ पर 5-5 फीट पे आप ये जो देख रहे हैं केले के पौधे लगाए। अब इसमें क्या है कि हम जब ये चर्चा कर रहे थे कि हमें, हमारे किसान को 1 एकड़ में 50,000 या खूब से खूब अच्छी खेती की तो उन्होंने कहा 1 लाख रुपए हमें बच जाता है, इसमें मिल जाता है, किसान ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर आपके पास जल का स्रोत है तो आप इसी इसी से कम 1 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए श्योर गारंटेड निकाल सकते हैं। एक फायदा तो ये हो गया किसान को। दूसरा फायदा ये हो गया कि उसके पास जल का स्रोत हो गया। तीसरा फायदा ये हो गया कि उसके जो ट्यूबवेल है, रिचार्ज करा हुआ सिस्टम है, और जो वाटर हार्वेस्टिंग का एक अनुपम मॉडल स्थापित हो जाता है, और जल स्रोत में वृद्धि होगी। आज कितने ऐसे किसान हैं आपके पास जुड़े हैं जो ये बताएं मुझे कि पहले हमारे पास 50 एकड़
वो 50 फीट पे पानी था या 20 फीट पे पानी था हमारे ट्यूबवेल में। आज अगर धरातल पे देखने जाए तो भाई साहब वो पहुंच गया 90, 92, 600, 1200 ऐसे स्क्वायर फीट, कई 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 तो हजारों फीट नीचे पानी चला गया है। कोई किसान ये नहीं मिला कि भाई साहब हमारा वो है ना, पहले 20 फीट पे पानी था, अभी हो गया हमारा 10 फीट पे पानी आ गया, या 100 फीट पे था तो भाई साहब 50 फीट हम ऊपर वाटर लेवल बढ़ गया है। अभी तक ऐसी खबरें मुझे सुनने को भी नहीं मिली, और ना ही किसी ने पुष्टि करके और अभी तक ये सिद्ध किया है कि भाई साहब हाँ हमारा जल स्तर पहले जो था उससे हमने बढ़ा लिया है। तो इसका मतलब है कि दोहन हुआ है प्रकृति का। तो वो दोहन से भी हम बचे, उस अपराध, वो एक प्रकार का अपराध ही है कि जितना हमने लिया उतना लौटाया नहीं। जमीन में ये पानी जो हुआ है हजारों साल में इकट्ठा हुआ है। आज जो जो हम ट्यूबवेल से निकाल रहे हैं, ये पानी 1000 साल से भी ज्यादा, कई हजारों साल में नीचे भूमिगत जल का जमा हुआ है, जिसका हम निरंतर दोहन करते जा रहे हैं। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, इस 1 एकड़ से किसान 1 लाख से लेके 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक आराम से निकाल सकता है, अगर वो फिशरी के मॉडल पे काम करे तो। और अगर मान लो वो सिंगाड़े की खेती करता है इसके साथ में, इसके ऊपर, तो फिर उसको आप ये समझ लीजिए कि 1 से 1.5 लाख रुपया मिल सकता है इतने में। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज ये होगी कि अभी अभी ये जो उसका जो किनारा होता है, हम उस पे ये केले लगा रहे हैं। केले लगाने के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि कहते हैं ना कि अब आप किसी भी चीज को जब आप देखते हैं, जैसे गेहूं की बाली को देखते हैं, तो उसमें एक सीधा सीधा है कि उसका जो 30% ऊपर वाला हिस्सा है, जो जैसे गेहूं की बाली होती है तो उसमें इतना बड़ा एक हिस्सा होता है ऊपर का, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि जिसमें से दाने निकालते हैं। उसमें एक बाली में 47 दाने के लगभग मिलते हैं हमको। तो प्रकृति अपने पास कुछ भी नहीं रखती। जो आपने, अगर आपने उसको इतना दिया तो इंटू 10x कर लीजिए आप, वो 10 गुना करके आपको वापस देगी। जैसे मक्के का एक दाना लगाते हैं, लेकिन उसके भुट्टे में हमें कितने प्राप्त होते हैं? अनगिनत दाने प्राप्त होते हैं, 500 से भी ऊपर। तो अभी हमने प्रकृति को एक दिया, उसने हमको कितना लौटा दिया? 10x करके, 10 गुना करके हमें वापस दे देती है। तो ये फार्मूला यहाँ भी होना चाहिए कि प्रकृति में हमने अगर 1 एकड़ खेत भूमि को अब जलाशय में कन्वर्ट किया, आधा एकड़ कन्वर्ट किया, तो आधा एकड़ के तो करीब करीब 2 लाख रुपए होना चाहिए, तो बराबर हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर फिशरी के मॉडल पे काम करते हैं तब हो जाते हैं। दूसरा, आप अन्य फसलों पे काम कर सकते हैं तो हो जाते हैं। फिर ये क्या होता है कि जैसे हम गेहूं की बाली की बात कर रहे थे, कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मानव का हो गया, बीच वाला हिस्सा हो गया पशु का हो गया, और जो 30% नीचे का हिस्सा है वो जहां से हमने जमीन से लिया था वो जमीन को ही लौटाना है। तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस हमको है ना मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे आपको मैंने अभी दिखाया था मेरे साथ में, कि हमने जो केले का यहाँ पे जो प्लांटेशन किया है, इसमें क्या करते हैं, जो फल निकलता है उसको हम ले लेते हैं, हम अपने उपयोग में ले लेते हैं। 60 रुपए किलो हमारा केला ऑर्गेनिक में बिक जाता है, और बच गया इसका शेष जो फसल है। अब इस फसल को बोने का पीछे फायदा यह है कि केले के जो हमने जैसे टिश्यू कल्चर का ये केला लगाया, तो इसको आप है ना 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल तक आप इसको चला सकते हैं। मिनिमम 5 साल तो आपके निकल जाएंगे, इसमें आपको दोबारा प्लांटेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ आप ये देखेंगे कि इन तालाबों को भरने से क्या हुआ, एक बहुत आश्चर्यजनक रूप से आप इसमें देखेंगे। ये देखिए, ये मोटर नहीं चल रही है, आप सोचेंगे कि ट्यूबवेल चल रहा होगा या बिजली से चल रहा होगा ये। तो अभी मैं पैदल भी घूम रहा हूँ, चप्पल मेरी मैं कीचड़ नहीं लग रही है, मट्टी नहीं चिपक रही है। ये जो दिख रहा है आपको, ये निरंतर पानी क्या है कि यहाँ वाटर लेवल इतना ऊपर आ गया कि ये वाला जो ट्यूबवेल है ये ऑटोमेटिक इसमें से पानी आ रहा है। तो फिर हमने यहाँ पाइप लगा के इसको वापस तालाब में डाल दिया। मतलब वाटर लेवल ये हो गया। 2 ट्यूबवेल हमारे यहाँ पर ऐसे उपस्थित हैं जो इन तालाबों के भरने के कारण ऑटोमेटिक चल रहा है। वो दिसंबर तक चलेंगे। एक वो हमारी बिल्डिंग के पास है, उसका पानी भी सीधी उस तालाब से पहले इसमें आता है, इसमें से ओवरफ्लो होकर उसमें जाता है, उसका ओवरफ्लो होकर वो तीसरे नंबर में जाता है, तीसरे वाला नंबर ओवरफ्लो होकर चौथे नंबर में जाता है। जब ये इसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो इसका एक्सेस पानी उसमें चला जाएगा, और उसमें कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो उसका एक्सेस उसमें चला जाएगा। बीच में बैरियर बनाया है वो शेड नेट का, तो उसमें से पास हो जाता तो इसकी मछली उसमें नहीं जाती है, या उसकी बीमारी इसमें नहीं आती है। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेटेड सिस्टम स्थापित करना पड़ेगा। अब ये केले को हमने क्या कहता है कि फल उतार लेते हैं, और फल उतारने के बाद पूरा के पूरा पेड़ काट के जब ये बड़ा हो जाएगा तो इस तालाब में डाल देते हैं, तो वो मछलियों का भोजन हो जाता है। तो ऊपर वाला फल वाला हिस्सा हमने ले लिया,
जो मानव के हिस्से में था, फिर दूसरा पशु पक्षियों का, वो उनको दे दिया। अब इसके बाद में फिर वो डाइजेस्ट करके वो जो पीट निकालेंगे, वो जो खाद इसकी तल में जमा होता है, वो आपका बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, उसको आप अपने खेतों में पुनः डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम जलाशय पे काम करें, जो पुरानी हमारी तलाइयां थी, जिसको हम छोटे किसान जिनके पास एक एक दो दो चार चार एकड़ जमीन होती थी, वो ये तलाई बोलते थे, उसको तालाब नहीं बोलते थे। छोटी छोटी तलैया जरूर रहती थी, एक वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम भी था, पुराने लोग बहुत समझदार थे। और जो हमारे पशु वहाँ खेत में चारा खाने के लिए जाते थे, जो गोचर भूमि में चरते थे, उनके लिए एक जल का बहुत अच्छा स्रोत था वो, वहीं वहीं उनको पीने के लिए पानी उपलब्ध हो जाता था। तो इस तरीके से, जबकि आप यहाँ देखेंगे कि थोड़ी चुनौतियां भी हैं कि आप ये जो मिट्टी दिख रही है, इसमें जिप्सम सबसे ज्यादा है, ये पूरी वाइट है, सफेद मिट्टी है। तो क्या किया कि जो जितनी उसको आवश्यकता है, वहां पे हमने गड्ढा करके मैन्योर डाला, खाद डाला इसके नीचे, और खाद डाल के इस पौधे को हमने कि जितनी इसको आवश्यकता है उतनी जगह में उसको भोजन दे दिया, और इसके बाद इसको लगा दिया। बाकी हालांकि ये क्या है कि वाटर लेवल से काफी नीचे है, अब केले की जड़ें कभी कभी तो बहुत नीचे पहुंच जाती है, तो आप एक ड्रिप लाइन डाल सकते हैं इसमें, जो सक्षम हो, और बाकी जो नहीं सक्षम हो वो थोड़े और नीचे लगा ले। तो ये जो मॉडल आपको दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से क्या है कि आपका उधर से आपको जो फसल आप निकालना, जिस पे भी आप काम करना चाहते हो वो निकल जाएगी, किनारे से आपको ये हो जाएगा। अब रह जाता है आपका ये पाथवे, छोटा सा एक, आप इसको 8 फीट चौड़ा भी कर सकते हैं, 10 फीट भी। हमने इसको थोड़ा बड़ा लिया है, इसका टॉप 15 फीट लिया है, क्योंकि अभी यहाँ एक सेकेंड लेयर और आएगी। अब इसके बीच में यहाँ लगना है नारियल, कोकोनट की फसल है, वो लगना है। तो ये लगेगा 25-25 फीट पे, क्योंकि नारियल बड़ा होगा, तो इसको हम ये इनके बीच में एक यहाँ आएगा और एक फिर एक वहां आएगा, तो ये 5-5 फीट की गैप से लगे हो। तो क्या होगा कि केला रह जाएगा नीचे, नारियल निकल जाएगा ऊपर। तो एक उसको सबसे ज्यादा नारियल लगाते समय में ये ध्यान रखना है, मिट्टी का पीएच और बाकी चीज तैयारी पूरी कर लें। और अगर आप नारियल भी लगा देते तो आज नारियल का एक जो श्रीफल है, वो पका हुआ फल हमें 10 से 15 रुपए के बीच में आता है। आजकल तो भगवान का मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाते हैं तो दुकानों पे 20 रुपए के आसपास अवेलेबल है, आप उसको 10 रुपए में आपके पास आता है। लेकिन जो पानी वाला वेराइटी आप ऐसी लगाए, जो पानी वाला नारियल लगाएंगे, तो वो होलसेल में हैदराबाद से भी आता है, राजमुंदरी से भी आता है, तो ये इधर पे पड़ता है 25 से 30 रुपए। अगर आप नारियल इधर पे लगा देंगे तो 25 से 30 रुपए पड़ता है वो नारियल होलसेल में। और जो कि आप 50 रुपए में ठेले पे काट के आपको नारियल पानी करके स्ट्रॉ डाल के देते हैं, आप बढ़िया मजे से पीते हैं। तो ये आपके किनारे पे अगर ऐसे ऐसे प्लान करें तो आप कम से कम 200 पौधे हो जाते हैं, 200। और एक पौधे में से कम 50 से ऊपर नारियल निकलते हैं। अभी मैंने कुछ वैरायटी और भी नई आई हैं जो डॉर्फ है, नीचे ही फ्रूटिंग पे आ जाती हैं। तो आप इस तरीके से, आपकी 2 फसल किनारे पे हो गई, ये केला ले लिया आपने तालाब के किनारे से, दूसरे में नारियल ले लिया, तीसरी जो लेयर है वो आपकी मेडिसिनल प्लांट की हो जाती है। ये सबसे नीचे से हम देखेंगे वहां से तो पानी है, पानी के बाद में जस्ट उसके ऊपर नारियल आएगा, उसके एक छोड़ के कनेक्टिंग में केला हो गया। अब ये आपकी औषधि फसल की लाइन हो जाएगी। अब औषधि फसल में हम इस बार कुछ एवोकाडो के प्लांट लगा रहे हैं, मैकेडमिया भी है, और भी एक फ्रूट गार्डन तैयार कर रहे हैं, 200 प्रकार की फल की प्रजाति लगा रहे हैं, जिसमें ये 200 प्रकार की जो प्रजाति हैं फलों की, इसको लगाने से क्या होगा कि यहाँ के वायुमंडल में जो चीजें सफल हो सकती हैं, वो हमारे किसानों के लिए एक अनुपम उदाहरण होगा। अभी हमने, आप इस तरफ देखेंगे तो ग्रीन राइस लगाया है, ये हरा चावल है। ये वाले प्लॉटों में हमारा हरा चावल लगा हुआ है, ग्रीन राइस है। इसके बाद बाकी फ्रूट गार्डन का सारा काम अभी उधर चल रहा है। और यहाँ इतना सुहाना मौसम है, यहाँ ऑक्सीजन टनों से है, सुबह यहाँ भूख भी बहुत अच्छी लगती है, डाइजेशन भी अच्छे से होता है। और तो इस तरीके से आप इंटीग्रेटेड सिस्टम में काम कर सकते हैं। नीचे हम तालाब में फिशरी का काम कर रहे हैं, और कुछ में अभी हमारी और भी प्लानिंग है, इसमें हमें कुछ कमल की खेती भी करनी है। तो इस तरीके से आप एक लेयर, सेकेंड लेयर में ये कर लिया, थर्ड लेयर में आप कुछ ऐसे पौधों का चयन करें जिनकी हाइट अधिक लेते हो। दूसरी एक चीज है, किसान जरूरी नहीं है कि नारियल ही लगाए, नारियल में उसको इसलिए फायदा है कि आने वाले 8 से 10 साल में जब वो फ्रूटिंग पे आएगा, कुछ वेरायटी ऐसी आ गई जो 4 साल में फ्रूटिंग पे आ जाती है, या फिर आपको बड़ा पौधा लाना पड़ेगा 21-21 के साइज में, तो वो आपका है ना 2-3 साल में ही फ्रूटिंग पे आ जाएगा। और छोटा पौधा लाएंगे तो 8 से 8 साल ले लेता है नारियल।
तो जब वो नारियल फ्रूटिंग पे आएगा तो उसका आप अगर मान लो 25 रुपए से भी इंटू करते तो एक पेड़ से आपको सीधे आप जोड़ लीजिए कि आपको 2,000 रुपये मिल सकते हैं। मिनिमम 1,000 रुपए का एक पौधा हो गया। तो अगर आप मान लो हमारे 200 पौधे हो गए तो 2 लाख रुपए आपके हमारे किसान के तालाब के किनारे से पैदा हो गए। और ये जो आपके केले के पौधे लगे, अगर आप इनका कैलकुलेशन करते हैं तो 60 रुपए किलो में जोड़ें तो एक पेड़ में अगर 30 किलो की घेर बनती है, 40 किलो की घेर बनती है, तो आप अगर इसको आज मंडी रेट में भी जोड़ें तो 500 से 600 रुपए का आप केले का पौधा हो गया। साल भर में एक पौधा 600 रुपए का नोट इसमें से निकल रहा है और उसमें से आपका 1,000 का नोट निकल रहा है। और फिर उसके बाद इधर वाला जो ऊपर वाला एरिया है, इसको आप ऐसा लेके चले, आप इनको पैसे के रूप में भी देख सकते हैं कि अगर एक पेड़ मेरा टूट गया तो और 1,000 का नोट मेरा गुम गया। आपको वो भावनाएं लानी पड़ेंगी अपने अंदर। मतलब हर चीज को जैसे आप कैलकुलेटिव मोड में जाता ना किसान, कैलकुलेटिव मोड में किसान को रहना चाहिए हमेशा कि अगर यार मेरा एक पौधा ये टूट गया तो मेरा आज 1,000 रुपये गुम गए। हम हर चीज को क्या है कि आजकल क्या फाइनेंशियली लेके देखा जा रहा है। जो भी है, एक भी किसान मुझे ऐसा नहीं मिलता भैया ये खेती हो रही है वो खेती हो रही है, वो एक ही बात बोलते हैं आमदनी काय में ज्यादा होगी, पैसे काय में मुझे ज्यादा मिलेंगे, वो ऐसा कुछ बातें करते हैं। मेरे को एक भी किसान ऐसा नहीं मिलता भैया जमीन कैसे सुधरेगी। अभी जमीन सुधारने के विषय में अभी ऐसा कोई काम नहीं किया है कि भैया मुझे हम ऐसा कोई मिला ही नहीं अभी तक ये बोले कि भैया लेना देना अभी उत्पादन अपनी जगह, तुम तो ये बताओ कि जमीन कैसे सुधर सकती है। इस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है। तो मांग है समय की। जमीन भी चिल्ला चिल्ला के कह रही कि अभी मुझे सुधारने की आवश्यकता है। जब हमारी माँ बीमार हो जाती है तो वो भी कहते हैं डॉक्टर को दिखाना है या अच्छे एम्स वाले हॉस्पिटल में दिखाओ। वहाँ हम कंजूसी नहीं करते हैं, या हमारी वाइफ का नंबर आ जाए या घर में परिवार के किसी सदस्य का नंबर आ जाए, पैसे की चिंता मत करना डॉक्टर साहब। आप पैसे की चिंता बिल्कुल नहीं करें, आप अच्छे से अच्छा इलाज कीजिए, है ना। तो अभी मेरी हमारी धरती माँ भी बीमार है, कुछ ऐसे भाव अंदर पैदा कीजिए कि रोम रोम आपका रोमांचित तो उठे और फिर ये कहे कि साहब आप पैसे की चिंता मत कीजिए, अभी हमारी धरती माता को सुधारना है। तो इतना पैसा नहीं लगता और ना इतना कुछ ज्यादा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कुछ कुछ चीजें हैं। आप धान का कलर अब मैं उधर वाले प्लॉट में जाके आपको दिखाऊंगा, कुछ चीजें लाइव दिखाऊंगा। कल परसों हमने सरज जी से हम कुछ क्या है कि आपको टेक्नोलॉजी को है ना इससे जोड़ना पड़ेगा कृषि से। जब तक आप टेक्निकल फार्मिंग नहीं करेंगे तब तक हम सर पीटते रहेंगे और ऑटोमेशन नहीं लाएंगे। आज की डेट में किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैन पावर। अगर आपके पास लोग हैं, लेबर हैं तो आपका काम हो गया। लेबर नहीं हुआ तो सब किसान का काम, सारा अधिकतर किसान डिपेंड हो गया लेबर पे। और आज जो मजदूरी की स्थिति है वो 275 रुपया सरकारी रेट हो गया, मिनिमम 300 रुपया से कम में लेबर नहीं मिलते हैं। तो वही डिपेंडेंसी आ गई। तो हमें ये डिपेंडेंसी भी खत्म करनी पड़ेगी, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम स्थापित करने पड़ेंगे। तो अभी जब पेस्ट मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे उस पर भी बात करने की जरूरत है। तो इसलिए मैं सदन में हमारे अभी 3 मिनट का समय शेष है, आधा घंटे का समय शायद आपने प्रश्नोत्तरी का रखा था। तो इस तरीके से हमें ये भाव लाना पड़ेंगे और अंदर आपका बात करते समय आपके एक एक रोमांचित हो जाने चाहिए कि अभी हमारी धरती माँ को सुधारने का वक्त है। कुछ इंटीग्रेटेड सिस्टम पे नई क्रिएटिविटी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप खेती करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा और प्लानिंग से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि समय का चूका किसान और डाल का चूका बंदर, दोनों का कोई भविष्य नहीं है। कोई कितना ही भी चिल्ला ले, कोई कितना ही कुछ कह ले। अगर अभी हम ये राइस का बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो पीछे मेरा ग्रीन चावल देख रहे हैं, जो हरा चावल होता है, वो हमने छत्तीसगढ़ से बुलाया। आदरणीय शरद जी ने भी बहुत सहयोग किया उसमें। फिर वो एक बिंद्रा जी हैं, उनने सहयोग किया, उन्हें जैसे तैसे ट्रेन से बुलवाया। केवल हमारे पास कुछ घंटे बचे थे तो मैं साइड पे यहीं मौजूद था। मैंने सुपरवाइजर को बुलाया, उन लोगों को बुलाया। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं आपको केवल 3 घंटे दे रहा हूँ। 3 घंटे के अंदर ये इसकी बोनी हो जानी चाहिए, सारे काम बंद करिए। वो 3 घंटे में हमने उसकी जैसे तैसे सोइंग की और 3 घंटा 10 मिनट बाद इतनी जोर से पानी आया कि आज तक भी बतर नहीं आई। 2 प्लाट हमारे रह गए, मतलब रह गए वो, उसमें हम कुछ भी नहीं कर पाए। अभी घुटने घुटने घास है। तो वो समय का चूका किसान और डाल का चूका बंदर, कोई भी भविष्य नहीं है। इसलिए ये चीज को लेके चले, समय को पकड़ना है। एग्रीकल्चर में कुछ नहीं करा, जिसने समय पकड़ लिया, जिसने समय की कदर कर ली, वो उसकी कदर समय ने कर ली, आप ऐसे समझ लीजिए।
तो इस तरीके से आप जल का भंडारण जरूर करें छोटे से छोटे क्षेत्र में। वो आपको और भी उसमें दूसरे मॉडल हमारे पास है कि भैया अभी आधा एकड़ में ठीक है, मेरे को मछली पालन नहीं करना, कई लोग ऐसे बोलेंगे। कई लोग ये बोलेंगे कि भैया मुझे उसके ऊपर मुर्गी पालन नहीं करना। फिर इसके बाद कई लोग बोलेंगे भैया मेडिसिनल प्लांट पे या कुछ ऐसे करें। तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना के पक्के आरसीसी के स्पिरुलिना की खेती बहुत अच्छे से हो रही है, खरीदने वाले लोग भी हैं। शायद सदन में कई लोग स्पिरुलिना के बारे में जानते होंगे कि वो कितना न्यूट्रिशियस है। जैसे मोरिंगा का पाउडर आता है, मुनगे के पत्ते का पाउडर जो आज बिक रहा है, और एक सुपर फूड है जिसके ऊपर काफी समय से मैंने 14 साल उस पर काम किया, अभी भी निरंतर कर रहा हूँ। तो अभी हम लीफ प्रोडक्शन पे भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और उसकी फलियों का अचार बनता है, बहुत सारे प्रोडक्ट उत्पाद उससे तैयार होते हैं। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेटेड मॉडल स्थापित कर सकते हैं। समय कम है, 7:30 हो गया है, ये धन्यवाद बताना। रामकृष्ण रघुवंशी जी। जी आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आपकी तारीफ जितनी की जाए वो कम है। और आप जो काम कर रहे हैं, माँ धरती माता को सजोने का काम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ जल देख करके ऐसा लग रहा है कि जो सरकारें करोड़ों रुपया, अरबों रुपया की योजनाएं बनाती हैं और वो काम नहीं हो पाता, उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन आपके द्वारा अपना व्यक्तिगत रूप से, निजी तौर पर इतना जल का संग्रहण देखिए आप कर रहे हैं, धरती माता को जलमग्न कर रहे हैं। और हमारे चाहिए क्या, विभिन्न जो तालाब देख रहे हैं, ये अब हम आमंत्रित करते हैं। आदरणीय शरद वर्मा जी ने हैंड रेज किया है। मैं चाहूंगा कि आप अपना सवाल करने का कष्ट करें। आदरणीय शरद जी वर्मा जी, सीधा सवाल। जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज मुन्नीलाल सर जी ने बहुत अच्छा योग कराया, और आज रघुवंशी भैया बता रहे, इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई नहीं है सदन को, कि यहाँ ये मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं और रोज शेर के दर्शन कर रहे हैं। ये भी इनका एक विशिष्ट वो है। यहाँ पे जब देखो हफ्ते में ये शेर का दर्शन कर रहे हैं, ये भी नहीं बताया है इन्होंने। और मैं भी इनके फील्ड पे गया हूँ, और मैंने भी इन्होंने एक जंगल में लगभग 10 किलोमीटर अंदर फॉरेस्ट में जाता है एक रास्ता, जिसमें बहुत अच्छे जितने जंगली जानवर हैं वहां दर्शन होते हैं। वो इनकी साइड की बहुत अच्छी एक वो है। और जिस दिन ये तैयार हो जाएगी, मेरे ख्याल जब सभी लोगों ने जैसे कार्यक्रम किया था, ऐसे ही इस फार्म में भी अपन लोगों को एक नया कार्यक्रम करने को अवश्य मिलेगा। क्योंकि इसके जो नवल चाचा हैं, वो बहुत प्रेमी हैं, और वो बहुत प्रकृति रूप से, उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, और वो टोटल जैविक खेती करना चाहते हैं, और एक्चुअल जैविक खेती करके दिखाना चाहते हैं समाज को, वहाँ के स्थानीय किसानों को, और एक नई दिशा देने के लिए वो अपने घर से निकले हैं, जिसमें सहयोग कर रहे हैं रघुवंशी भैया। ये चीज मुझे बतानी थी। और ये बहुत सारे आपको जानवरों के बहुत अच्छे अच्छे दर्शन कराएंगे आगे चलकर। और इनकी फील्ड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है वहां। अगर कोई आदमी बीमार है तो वो जाके वहां पे ठीक हो सकता है। इतनी अच्छी ऑक्सीजन लेवल है वहां का, बहुत बढ़िया। वहां इतना ऐसा लगता है कि वहीं रहो आप खेत पे। जी ओम प्रणाम। जी भैया, धन्यवाद शरद भैया, आपने जो कहा है। और आदरणीय रघुवंशी जी ने उस शेर का वीडियो भी अपन को भेजा था, जो शेर देखा। तो जी जी ये योगहार कार्यक्रम का आने वाला जो हमारा वार्षिक उत्सव होगा, मैं चाहूंगा कि रघुवंशी जी जब तक पूरा फार्म तैयार कर लें, और यहीं पर हम जो है योगहार कार्यक्रम का उत्सव मनाएंगे। और जो हमारे योगहार कार्यक्रम में परमानेंट भाई बहन जुड़ रहे हैं, जिनकी उपस्थिति लग रही है, वह जो है इसमें शामिल होंगे, इसका आनंद लेंगे। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधे आदरणीय पवन कुमार जी का हैंडरिच है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आदरणीय हमारे रघुवंशी जी से अपना सवाल करें और संवाद करें। जी धन्यवाद रघुवंशी जी को, नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। लगता है कि शेर यही है, शेर है, सवा शेर है। तो प्रकृति के बारे में जो आप चिंतन कर रहे हैं, जो आप विचार करते हैं, धरती माता के ऊपर सोच रहे हैं, धरती के नीचे वाले के लिए सोच रहे हैं, धरती के ऊपर वाले के लिए सोच रहे हैं। आपने 3 सूत्र दिए थे, मैंने उसको कविता में उसको लिखा है अपनी, और जब मौका मिलेगा आपको खुद सुनाऊंगा। और इस तरह से जो जल स्तर वाली आपने बात कही कि जल स्तर मेरा कितना बड़ा, मेरे किसान का जल स्तर कितना बड़ा, ये स्वयं मूल्यांकन का एक आपने एक और चीज बता दी, एक और सूत्र बता दिया
कि सब साथियों को, किसान भाइयों को ये मूल्यांकन करना चाहिए कि मेरा जल स्तर कितना था और पहले कितना था और अब कितना है। क्या वो कम हो गया है या बढ़ गया है? अगर आपका मतलब बढ़ गया है, 20 फुट पहले था और आपका 10 फुट हो गया है, इसका मतलब आपने 10 फुट की प्रगति कर ली है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा टूल आपने बताया। बहुत सारे ऐसे टूल्स मैंने बनवाए थे, जिसका कि उपयोग करने के लिए मैंने लोगों को बताया भी है कि वो किस प्रकार से अपना मूल्यांकन स्वयं करें। आप सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहें कि सरकार आके कहेगी कि मेरी मिट्टी अच्छी है। सरकार आके कहेगी कि आपने बहुत अच्छा काम कर लिया है। जब तक कि हम स्वयं मूल्यांकन नहीं करेंगे, अपने अंदर से इच्छा जागृत नहीं होगी कि मेरा योगदान क्या रहा है, विशेषकर प्रकृति को करने के लिए। इसके 2 डायमेंशंस आज आपने बता दिए। एक है हमारे प्रकृति को हमने क्या दिया, कितना हमने किया है उसके लिए योगदान, और दूसरा हमने कमाया कितना है, एक आर्थिक रूप से और एक प्रकृति के रूप से। तो मुझे लगता है कि ये 2 सूत्र आज आपने जो दिए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाते हुए चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत सुंदर आपकी वार्ता, बहुत सुंदर आपने दृश्य दिखाए, मन भी रोमांचित हो गया है और इसको इच्छा हो रही है कि हम भी कभी प्रकृति के पास जाएंगे। तो कभी मौका मिलेगा तो ऐसे अवसर मिलेगा जब भी, तो इस पर जरूर बातचीत होगी। तो आज का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि ये सब चीजें तुलनात्मक है। हम जो भी ऐसी बात करने की सोच रहे हैं कि हमने पहले क्या किया और अब क्या, ये सब तुलनात्मक है। और मैं जब ये इसको देख रहा हूँ, मैं बहुत सारे परिप्रेक्ष्य में इसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं आजकल मैं कई सारे देशों के साथियों के साथ भी मेरी बातचीत हो रही है और मैं उसमें देख रहा हूँ कि वहाँ पर उनकी जो स्थिति है बहुत भारत से भी पीछे है। भारत से 20 साल कोई पीछे है, कोई 30 साल पीछे है, कोई 10 साल पीछे है। विशेष करके अफ्रीका के जो क्षेत्र हैं और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत ज़्यादा उनमें पीछे है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारत धरती में रह रहे हैं, जहाँ पर हमें मौसम में ऐसा मानसून एक ऐसा हमें मिला है जहाँ पर हम ज़्यादा समय तक खेती कर सकते हैं, ज़्यादा फसलें ले सकते हैं। उत्पादकता हमारी अच्छी है और जगह के मुकाबले। हम गाय को जो पाल रहे हैं उनकी उत्पादकता भी बहुत बढ़िया हो रही है। उसके मुकाबले अगर हम उन देशों की बातचीत करें तो बहुत कमजोर स्थिति में है। साथ ही सरकार की तरफ से भी जो प्रयास किए जा रहे हैं वो भी इतने अच्छे हैं कि उसका भी जब तुलना करते हैं और उनसे कहते हैं उनके पास देखो यूपीआई नहीं है, हमारे पास यूपीआई है। उनके पास पैसा ट्रांसफर करने के लिए कोई साधन ही नहीं है, कैश का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और यहाँ पर तो यूपीआई के माध्यम से 1 रुपया भी ट्रांसफर कर ले रहे हैं, बाकी बिना किसी मेहनत के ऐसे काम हो जा रहे हैं। तो उनके साथ हम विषय पर भी बातचीत कर रहे हैं, उनको मदद पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि यूपीआई का ऐसे देशों में मांग आधारित, जहां पर मांग हो वहां पर उनको देने का प्रयास करें। ऐसे भी प्रयास हो रहे हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे सुंदर दृश्य हमारे ही देश में बहुत जगह पर नहीं है। तो जो भी हमारे पास ये विरासत है, जो भी हमें प्रकृति ने दिया है, जो भी हमें इस भारत भूमि ने दिया है, इसको वापस लौटाने का प्रयास करना है। इसके लिए आपका जो प्रयास है रघुवंशी जी का, उसका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी आदरणीय पवन कुमार सर ने जैसा बोला है, आपने कस्तूरी कृषि फार्म पे पेड़ लगवाए थे, वहाँ यात्रा कराई आपकी यात्रा निरखी में भी पेड़ लगवा करके जन्मदिन मनाया, वहाँ भी रघुवंशी जी ले गए थे। जहाँ रघुवंशी जी अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं वहाँ आपको जरूर ले जाते हैं, पूरी योगहार टीम को ले जाते हैं। तो निश्चित यहाँ भी यात्रा होगी जैसा जी रघुवंशी जी अनम्यूट कर लें आप। जी जी, क्षमा चाहूंगा, बीच में आपको बात कर रहा हूँ। आपने कहा था ना कि वो आप जहाँ जाते हैं वो, तो ये ऐसा होता है कि एक ये जो आभा मंडल होता है ये आपके द्वारा प्रदान किया हुआ है, पतंजलि के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है, परम श्रद्धेय गुरु जी के माध्यम से प्राप्त हुआ है कि वो आप जहाँ जाते हैं तो वहाँ आपकी खुशबू फैलती है। जैसे कहते हैं ना, आप जहाँ जाओ वही मंदिर बन जाए। आप केवल भावनाएं वैसी रखो, सृष्टि खुद आपके का भंडार भरने के लिए तैयार है, दोनों हाथ से देने के लिए तैयार है। केवल कहते हैं ना कि सच्ची भावना होती है कि वो एक भजन भी है कि कौन कहता भगवान खाते नहीं तुम वो आत्मा से खिलाते नहीं, और कौन कहता वो आते नहीं तुम ढंग से बुलाते नहीं। इस प्रकार के जो भजन है, ये वाली जो शैली है ना, जब भी आपके अंदर आ जाएगी, आप जैसे गुरु जी की सूक्ष्म उपस्थिति को हम मानते हैं,
जहाँ हमने पौधे लगाए थे वहां उनकी उपस्थिति को मान के, उनको मान के काम शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र के साथ हमारा पौधा लगता है। ये सब छोटी छोटी सी माइक्रो लेवल की चीजें हैं। इनको अगर जीवन में समावेश कर ले किसान भी, छोटी छोटी सी बातें हैं, तो बहुत ही आनंद आएगा। और ये साइड में अपने किसानों के लिए आप लोगों को सब आमंत्रित हैं। यहाँ हमने अभी 150 किलो हनी अभी निकाला है पहले फेज में। अभी 100 मधुमक्खी के बॉक्स रखे हुए हैं। आगे यहाँ से सीधे चले जाएंगे तो ये पूरे रोड हमारे खेत की जो दिख रही है, ये 9 किलोमीटर की है। मैंने पूरा नापा था तो 9.5 किलोमीटर की रोड ही रोड है। अगर आपको घूमना है पैदल तो कम से कम 2 से ढाई घंटा लगता है आपको पूरा पैदल चलने में, घूमने में। इस प्रकार से मैंने इसमें डिवीजन काटे हैं रोड का। कहीं भी किसी भी प्लॉट में आपकी कार जा सकती है, कार का अप्रोच हो सकता है। इस ढंग से हमने किया। आपकी बैलगाड़ी मतलब कोई भी आदमी एट एनी टाइम 24/7 पानी कितनी बारिश हो रही हो, आपकी हर प्लॉट से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वो हमने स्थापित की है। कुछ अच्छी चीजें हैं, जैसे मैं अभी आपको रह गया था, ये सामने आप जो देख रहे हैं ना, ये रात में इसमें कीड़े कलेक्ट हुए हैं। ये सोलर ट्रैप है। ये रात में इससे बैटरी चार्ज हो जाती है इसकी। और यहाँ पे एक बैंगनी कलर का लाइट जलता है और नीचे वही जो ट्रैप बनाते हैं इस तरीके से जाली में, सारे कीड़े ये इसमें ये इकट्ठे हो गए। ये पूरा भर जाता है कीड़ों से। तो जो रस चूसक कीट है, आपको उसको सोलर ट्रैप लगा के इस तरीके से अपने प्लॉट के किनारे पे बीच में मध्यस्थ में काट के वो एक लकड़ी गाड़ के पाइप के ऊपर लगा सकते हैं। शाम को चालू हो जाएगा, सुबह अपने आप बंद हो जाएगा। तो रात भर में जो रस चूसक कीट आपकी फसल को हानि पहुंचा रहे हैं, 1 एकड़ पीछे अगर अब 4 भी लगा देते हैं, 3 भी लगा देते हैं, 2 एक लगाएंगे, तब भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी का, मैं अभी बात कर रहा था, टेक्नोलॉजी का समावेश कृषि में करना पड़ेगा। क्या है कि इससे मैन पावर आपकी कम होगी। और जहां मैन पावर कम हुई ना, जहां आपने एक श्रृंखला की एक चेन को बचा लिया, जहां जी आपने एक चेन को बचा लिया, सिर्फ एक चीज को। मैं तो कहते हैं ना कि अभी मूंग पैदा करी, मूंग का बीच में से 2 टुकड़ा कर दीजिए और कुछ मत करिए, दाल बना लीजिए। तो आपने मूंग के 2 टुकड़े कर दिए, दाल बन गई। तो वो आप एक स्टेप क्रॉस कर गए। अब एक स्टेप क्रॉस कर गए तो आपका वैल्यू एडिशन होगा। वैल्यू एडिशन होगा तो आपको मूल्य ज्यादा मिलेगा। मूल्य ज्यादा है मतलब आपकी आर्थिक उन्नति तय है। इसलिए हम जो चीज कर रहे हैं उसमें एक कदम आगे बढ़ाएं। कभी कहते हैं ना, मैं टॉर्च लेके, पूरी बिल्डिंग में अंधेरा है, अगर आप टॉर्च लेके जा रहे हैं तो एक साथ सारी सीढ़ियां आपको नजर नहीं आएंगी। अगर वहां पे यू टर्न है घूम के, तो आप जहां टॉर्च मारेंगे तो आगे की एक सीढ़ी नजर आई, फिर अगला स्टेप रखेंगे तो अपने आप आपको अगली सीढ़ी नजर आ जाएगी, क्योंकि आपके साथ साथ रोशनी भी बढ़ रही है। तो सिर्फ ये है कि आप कुछ मत कीजिए। आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी केवल चलना शुरू कर दीजिए। केवल और केवल सिर्फ चलना शुरू कर दीजिए। आप रास्ता चलेंगे, रास्ता तय होगा, मंजिल नजदीक आएगी, दूरियां कम होंगी। और निश्चित ही है, मेरा ये विश्वास है, इतने दिनों से इस फील्ड में विगत कभी काफी समय हो गया काम करते हुए। तो जब मैं कोई चीज को जब बोलता हूँ, जब मेरे साथ बीत जाती है, जिसको मैं फील कर लेता हूँ, अनुभव कर लेता हूँ, तो इसलिए केवल मित्रों, आपको एक पहला कदम उठाने की जरूरत है। कोई भी अच्छा काम करने के एक कदम रखिए, अगली सीढ़ी अपने आप नजर आएगी। अपने अगर आप ढंग से शिद्दत से चाहोगे तो सृष्टि कोई ना कोई ऐसा जरिया आपके पास लाके देगी, कोई ऐसा मार्ग खोलेगी जिससे आपको उस सृष्टि से अलाइनमेंट हो जाएगा आपका। अब ये बड़ा विषय है, इसको समझने की जरूरत है। लेकिन सूक्ष्म रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि जिस चीज को शिद्दत से चाहोगे, परमात्मा कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। कोई ना कोई व्यक्ति श्री कृष्ण बन के आएगा और आपको, मैं ये नहीं कहता वो सुदर्शन चक्र लेके अपने पास आएंगे और आपका सारा सब कुछ कर जाएंगे, लेकिन किसी न किसी रूप में अपने प्रतिनिधि को आपके पास सृष्टि भेजेगी और भेज के आपकी उस समस्या का हल करके आपको उस दिशा में आगे जरूर बढ़ाएगी। ऐसा मेरा अनुभव कहते हैं, मेरे गुरुजी भी कहते हैं, और उसको मैं काफी समय से अनुभव कर रहा हूँ। और जिस चीज को चाहता हूँ सृष्टि हमें समर्पित कर देती है। तो बहुत कहने को बहुत कुछ है, शेयर करने को भी बहुत सारी चीजें हैं। शहद के बारे में नहीं बताया। अभी हम जी पक्षी विहार बना रहे हैं। पक्षियों को यहाँ बुलाने के लिए मैंने कल एक स्पेशल वैरायटी है जो सूरजमुखी की बहन कहते हैं, जिसको सूरजमुखी की बहन है, बहुत शानदार फ्लावर होता है, उसके बीच में सीड्स भी होते हैं। तो अगर आपको तोते की सारी वैरायटी को अपने फार्म पे बुलाना है, आपको पक्षियों का भी जरूरी है। किसी दिन उस विषय पे भी बात करेंगे हम कि पक्षियों का आपके फार्म पे आना, आपके खेतों में आना क्यों जरूरी है। वो कितने कीड़े खाते हैं, कितने मित्र हैं, कितने दुश्मन हैं। कई लोग बोलते हैं कि भैया वो तो अभी तोते तो है ना पूरा सूरजमुखी की क्रॉप को निपटा देते हैं। सही है, जब तक हम बड़े स्तर पर नहीं करेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तब तक वो नुकसान करता है सामूहिक रूप से खेती। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको पक्षियों को बुलाने के लिए भी लगानी है, तो वो मैंने अभी लगवाए हैं कल। तो कुछ ऐसी चीजें, क्रिएटिव कार्य हम करते रहते हैं। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा बीच का समय ले लिया जी। बहुत सुंदर, अरे बहुत सुंदर, दिव्य और भव्य। और जो कमेंट आ रहे हैं सदन से, जी एक कदम जी बढ़ाते चलें। बस आपने जो कहा है, डॉक्टर किशोर दुबे जी सादर मंत्र थे। धन्यवाद मंजुला जी। रामकृष्ण जी का बहुत दिन के बाद दर्शन
और राम कृष्ण जी को मैंने पहले भी बोला था कि आप में राम भी है, कृष्ण भी है, कृषि के वैज्ञानिकता भी है और किसान है। आप कृषि वैज्ञानिक किसान हो, यह बहुत विरला उदाहरण है। कई वैज्ञानिक होते तो खुद काश्तकारी नहीं करते, और जो खेतीहर होते वो वैज्ञानिकता बहुत कम होती। आप में दोनों है, तो इस रूप में निश्चित रूप से आप कृषि वैज्ञानिक हो। और आपने जो बातें कही, बहुत धरातल की बातें कही है कि जो एक ही फसल लेता है उसमें 50,000 भी रुकते नहीं, उससे भी बोलो तो कम लागत में आता है आदि, सभी स्पष्टता की है। आपने स्पिरुलिना की बात करके नए डायमेंशंस की भी बात की है। मैं आपके अनुभव से जानना चाहता हूँ, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ महाराष्ट्र में, विदर्भ और मराठवाड़ा में 70% खेती जो है वो ऊपर के पानी पे ही है। यहाँ पे जो जी छोटे छोटे तालाब भी किए गए हैं तो 5 महीने सूखे ही रहते हैं। नहीं किए ऐसी बात नहीं है, किसानों ने किए हैं, लेकिन वो 5 महीने सूखे जी ही रहते हैं। तो ऐसे एरिया के जी लिए आपका काफी सारा अनुभव है, आपने काफी सारे जी मॉडल्स खड़े भी किए होंगे। तो ऐसे जी जहाँ एरिया कि जहाँ पे ऊपर के पानी पे ही 70% खेती होती है और तालाब में 5 महीना पानी भी नहीं रहता, तो ऐसे एरिया में और छोटे छोटे जो किसान होते हैं 2.5 एकड़ वाले, 5 एकड़ वाले, तो उनके लिए किस प्रकार के मॉडल खड़े किए जा सकते हैं या किए हैं, तो इस पर आप मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। जी दुबे सर, कोटि कोटि धन्यवाद। और बहुत अच्छा टॉपिक निकाला। ये वाकया हुआ था मेरे साथ में, जबलपुर पहुंचा। जबलपुर पहुंचा तो काफी प्रतिष्ठित बड़ी पार्टी थी, पैसे भी किसान के पास बहुत थे। और आपने सांसद जी का नाम सुना होगा, राकेश सिंह जी। तो राकेश सिंह जी के साथ में एक बरसैया जी करके थे, उनके यहाँ ये प्रॉब्लम थी। उनने मुझे लेके गए और ये तालाब है जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, बोले साहब ये तालाब है, ये तो सब सूख गया है। और तो मैंने ध्यान से गौर करा कि आसपास का वहाँ पर जो इकोसिस्टम है उसमें पेड़ पौधे कौन से लगे हुए हैं। तो वहाँ पे उसके किनारे पे उन्होंने क्या करा था कि एक बहुत बड़ा, उसको स्कैंडल का नाम भी दिया गया है, जब हमारे यहाँ यूकेलिप्टस को लाया गया था तो दलदली क्षेत्र को खत्म करने के लिए लाया गया था उसको, नीलगिरी जिसको बोलते हैं आप। तो वो उनके पूरे किनारे पे उन्होंने क्या करा था, नीलगिरी लगा रखी थी ऐसी बाउंड्री पे। तो वो तालाब पहले तो भरता था, फिर वो सूख गया। तो बोले साहब अब इसमें पानी नहीं टिकता। तो मैंने उनको एक सलाह दी कि आपने जो पेड़ पौधे इसके किनारे लगाए, इसमें से भारत में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट पौधे हैं जो बैन हो गए हैं, जो जल का दोहन ज्यादा करते हैं। तो कुछ वैरायटी ऐसी है जो वहां पे रिकमेंडेड नहीं है, आपको नहीं लगाना है पानी के किनारे पे, क्योंकि उनकी जड़ों की जो लंबाई नापी गई है 1,000 फीट तक नापी गई है, 1,000 किलोमीटर तक भी चली गई है उसकी जड़ें। तो इसलिए जो यूकेलिप्टस है वो उसको पर आवर 220 लीटर से पानी ज्यादा लगता है। ऐसा बहुत सारे रिसर्च पेपर पड़े हुए हैं, आप गूगल पे देख सकते हैं। तो पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि साहब आप इसका भरने का तरीका, हमारा इतना भरता है, अब अभी कैसे पुराएंगे इस पूरे पानी को। तो उसमें सबसे अच्छी बात है, जो किसान संपन्न है वो क्या कर सकते हैं कि अभी बायोफ्लॉक का बढ़िया अनुदान दे रही है भारत सरकार। फिशरी डिपार्टमेंट ने 6,000 करोड़ का बजट जारी किया है। तो आप उसमें से, वो पैसा आप लोगों के लिए ही है, टैक्स पेयर का पैसा है। तो उसमें से अनुदान ले सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, वो 100 बाई 100, 100 फीट बाई 100 फीट में मल्चिंग की शीट बिछाते हैं। तो वो मल्चिंग की शीट बिछाते हैं। टोटल प्रोजेक्ट है वो 100 फीट बाई 100 फीट, मतलब 10,000 स्क्वायर फीट। आधा एकड़ में अपनी भूमि आती 20-22 हजार स्क्वायर फीट। तो अगर आप एक किसान अधिकतम 2 यूनिट ले सकता है उसकी, मतलब अधिकतम आधा एकड़ में उसके लिए अप्लाई कर सकता है, जिसको बायोफ्लॉक बोलते हैं। तो 100 बाई 100 में 5 फीट का गड्ढा करना है और वो मल्चिंग बिछाने। एक तो वो पन्नी बिछा देते हैं, एक सिंपल सा हल ये है कि वो मल्चिंग बिछा देंगे। पन्नी तो एक बूंद भी पानी जमीन में नहीं जाएगा, जितना होगा आप उपयोग कर लो उसका। और उसमें मत्स्य संपदा योजना का फायदा ले लो, मछली पालन कर लो, करना हो तो। और दूसरी चीजें भी। दूसरी चीज, जिन किसान को अभी भाई उन्होंने कहा कि ठीक है योजना नहीं मिली, अधिकारियों ने सपोर्ट नहीं किया, तो ये पेपर नहीं था, ज्यादा पेपर भी नहीं लगते, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि की आपकी B1 की कॉपी और पटवारी द्वारा प्रमाणित नक्शा कि हाँ ये जो बन रहा है यहीं बन रहा है और इनके पास पानी का रिसोर्स ये है। बस इतनी चीजें लगती हैं उसमें। और आप अधिकारी से जाके मिलेंगे। मैंने कहा ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। अगर मान लो अधिकारी आपका एक बार काम नहीं कर रहा है, तो उसने बोला आपको सोमवार को आना, आप सोमवार को पहुंच जाओ। उसने बोला मंगलवार को आना, मंगलवार को पहुंच जाओ। जब तीसरी बार अगर वो बुधवार का टाइम दे रहा है और बुधवार को आप समय से पहले पहुंच गए, तो आप मैं ये मान के रख लेना कि ठीक है सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन उस अधिकारी को सारे काम छोड़ के आप पे ध्यान देना पड़ेगा, आपका काम करना पड़ेगा। हमको क्या करना है, अभी हमारे किसान ये की एक आदत पड़ गई, जो रेबड़ी बट रही ना, कि भैया फ्री में खाते में पैसे आ जाएंगे, उसको हलाल बना दिया।
है ना। अरे वो तो पैसे खाते में डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है कि वो उसके अकाउंट में आ जाएंगे, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला जो सिस्टम है उससे एक फायदा तो हुआ है। दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं हम किसानों को, हम लोगों को ना टारगेट किया जा रहा है कि अलाल बनाया जा रहा है। जैसे मजदूरों को पैदा हो जब पैसा ले लो, जन्म हो जब पैसा ले लो, आखिरी हो जब ले लो, मतलब काम करने की इच्छा ही नहीं है। तो इस तरीके से इसको दूर हटा के मैं डॉक्टर साहब की मुख्य बात पे आता हूँ कि भाई इसको बचाएं कैसे। तो जो छोटा किसान है वो क्या कर सकता है कि थोड़े से एकड़ में, जो आपने पुराने जमाने में आपने देखा होगा आपके यहाँ भट्टे की राख मिलती होगी, राख, जिस मटके में से पानी हम भले भरते थे वो उसमें पानी बहुत गलता था। तो हमारी दादी माँ क्या करती थी कि वो उधर से चूल्हे की जो राख होती है रात को जिसमें भोजन बनाए, वो राख छन्नी में छानी और अच्छी बारीक की, और बारीक करके वो मटके में ना, पानी के मटके के अंदर ऐसे डाल देती थी। तो वो धीरे धीरे जो मटका वो पोर्स में जाके वो राख जम जाती थी, और वो जो नीचे टप टप मटकी के घड़े में से जो पानी आ रहा था वो बंद हो जाता था। तो हमने क्या करा है कि वहां पे है ना एक गाड़ी भर के एक ट्रक राख बुलवाई 6,000 रुपए में, और राख बुलवा के उसके जो किनारे थे जितने, जैसे आप तालाब की बाउंड्री देख रहे हैं, तो किनारों पे ऐसे भुरकाव करवाया। तो वो जो पानी दिसंबर में खत्म हो जाता था साहब, वो फरवरी तक चला। तो इस तरीके से आप है ना ये छोटे छोटे प्रयोग अपना किसान कर सकता है फार्मर में, कि भैया आप एक काम कीजिए, राख मिली जाएगी, ईंट के भट्टे हर जगह होते हैं, है ना, और राख बहुत पोषक होती है। उस पानी में जैसे ही आप राख डालेंगे, उस पानी से सिंचाई करके देखना फिर कितना मजा है, वो आपको आनंद ही आनंद आ जाएगा। हल्दी में डालेंगे, इसमें डालेंगे, उसमें डालेंगे, तो आप ये देखो, अरे पत्ते के अभी देखो, मैं उस पानी की आपको महिमा बताता हूँ, या जो पोषक तत्वों का खेल बताता हूँ कि कितना हम उसमें जब डूब के काम करते हैं ना, शिद्दत से, मैं कह रहा हूँ ना, दीवानापन होना चाहिए, बस वही पागलपन हो जाए किसी के पीछे, या जैसे जिनको ईश्वर मिले हैं आप, वो बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि भगवान आज भी बाहर ही खड़े हैं। ऐसे बताते में एक सवाल और ले लेते हैं चलते चलते, क्योंकि 8 बजे का समय 10 मिनट रह गए हैं। हमारे रमेश चंद मेहरा जी भी सवाल कर सकते हैं, और वो अपना सवाल करें। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। जी ओम। अरे भैया, सदन को नमन। आज की योग कक्षा हमारी बहुत अच्छी रही, और आदरणीय रघुवंशी जी ने जो अपने अनुभव बताए वो तो बहुत उनके जो अनुभव उन्होंने किया है उसके आधार पर ही उन्होंने चर्चा की है। एक रघुवंशी जी वो थे जो हमें जबलपुर में मिले थे, और एक रघुवंशी आज है जो हमें सतपुड़ा की गोद से जो हमें कुछ चीजें बता रहे हैं। तो उसमें उनके चली जाएगी। विचार में जमीन आसमान का अंतर हुआ है, और निश्चित रूप से उनने जो अनुभव किया है, पहले वो अपने स्वयं के एक छोटे फार्म पे काम करते थे, फिर वो कस्तूरी फार्म पे गए, लगभग वो भी 60-65 एकड़ जमीन थी, और फिर और आगे बढ़ करके अब ये सतपुड़ा की गोद में काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनका अनुभव भी बढ़ रहा है। अब वो अनुभव जो है वो हमारे भी काम आएगा और लोगों के भी काम आएगा, और ये जो उनकी बरसों की तपस्या है उससे जो फल मिलेगा, निश्चित रूप से उन्होंने जो 10-20 वर्षों में जो कुछ पाया है वो हमें 1 घंटे में तो नहीं बता सकते, परंतु उन्होंने प्रयास किया है, और न केवल वो अपने स्वयं के लिए बल्कि आदरणीय आदरणीय मेहरा जी सवाल कर सकते हैं। रमेश चंद मेहरा जी के बारे में, जो सॉरी उनके रघुवंश जी के बारे में बोल रहे हैं, वो तो जी जी क्या जी उनकी बात की जाए तो बहुत पूरा दिन लग जाएगा, इतना काम कर रहे हैं वो तो। अच्छा है, लेकिन शायद जी। अगर कोई तो सवाल हो। हम तो केवल उनकी अच्छाई ही बता रहे थे, प्रश्न हमारे पास नहीं है। जियो। जी जी, धन्यवाद आपका। दादू आप लाए हैं रामकृष्ण रघुवंशी जी को, और देख रहे हैं वो उनका जो आप कह रहे हैं कि जबलपुर में जिडाक्स में, मुझे याद है, और आज याद है, और आगे क्या करेंगे वो, ये भी याद अपन इतिहास लिखेगा। आदरणीय मिथिलेश कुमार जी, बहन जी सादर आमंत्रित। जी ओम, सदन को नमन वंदन। आज भाई का फार्म देख के और इनके कार्य को देख के अंदर से मन बड़ा प्रफुल्लित है। और मेरा प्रश्न आज ये है कि मैं भी एक गिलहरी की तरह ना छोटे प्रयास में लगी हुई हूँ भाइयों को देख करके। मैंने एक छोटी सी ना बगीची उसकी लगाई है चंदन की। तो उसमें मुझे कुछ समस्या ये आ रही है, जब से पौधे लगे हैं, मैंने वो पौधे लगाए थे 20 तारीख को, 20 जुलाई को, 15 दिन से ऊपर हो गया है। तो उसमें पत्तों में थोड़ा हल्का हल्का छेद हो रहा है। और जो आपने वो लाइट वाला सिस्टम दिखाया सोलर के साथ कनेक्ट करके, जी तो वो एक सिस्टम हमें कितने में पड़ जाएगा?
देखिए अलग अलग कंपनियों के आते हैं, मैं उसका 2,500 से रेंज शुरू होती है। थोड़ा ठीक ठाक कंपनी का लेंगे तो 3,500 रुपये में एक आता है। और ये मतलब 16 इसमें लिथियम बैटरी होती है, तो ऑटोमेशन लगा है, सेंसर भी लगा है। शाम को ऑटोमेटिक चालू होना, सुबह अपने आप बंद हो जाना। आपने कुछ करना ही नहीं। जब कीड़े भर जाए तो उनको थाली में लो, नीचे से खोलो और पानी में डाल दो तो मछली खा लेंगे, उनका भोजन हो गया। तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड सिस्टम हो गया, तो वो 3,500 तक आता है। दूसरा मैं एक बात कहते कहते, ये जो प्लांट आज योगा आहार के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत खूबसूरत पिंक कलर का होता है, पल्वोनिया बोलते हैं इसको। आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। और आज आज इसकी स्थिति ये जो है, मैं आपको शायद दिखा पाऊँ, ऐसे दिखा दूँ। आज ये आपको दिख रहा है करीब करीब 5 से 7, ये मान लो 2 महीने की ग्रोथ है। ये अभी मेरे 4 फीट है, यहाँ तक आ गया है। ये 2 महीने में, मतलब साल भर में ये 20 फीट ग्रोथ करता है, 11 से 20 फीट। तो अगले साल अब मैं आपको इसको 11 फीट का दिखा दूंगा। और इतने खूबसूरत फूल आते हैं कि आदमी बस यहीं का होकर रह जाता है इसके। तो इस तरीके से ना दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है ये। इसकी मैंने ग्रोथ रिपोर्ट, इसका पूरा डेटा है आदरणीय पवन सर से और आपसे सभी से मैं कभी शेयर करूंगा। समय कम है, कुछ मिनट ही बचे हैं, इसलिए समय सीमा का ध्यान रख रहा हूँ। और किसी का प्रश्न हो तो आप ले लीजिए। जी, आदरणीय बने सिंह आर जी, सीधा सवाल करें। जी प्रणाम आदरणीय सभी महानुभावों को। मेरा सवाल तो यह है कि अपने सदन में जितने लोगों के पास जैविक उत्पादन जो भी है, आचार है, जो भी उत्पादन है, वो 10-10 किलो का पैकेज मेरे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ अपने गो अभ्यारण्य में जो प्रतिदिन 4-5 हजार जो पब्लिक आ रही है, वहाँ के गुरुदेव ने बोला कि यहाँ अपन सभी प्रकार के जैविक का स्टॉल लगाएं। तो जिन जिन का भी उत्पादन वो बिकते जाएगा, उनका पैसा अपन सेंड करते जाएंगे। और 10-10 किलो का पैकेट डाक द्वारा या कोरियर द्वारा लाने में भी सुविधा रहेगी, ऐसा निवेदन है। जी ओम। जी, धन्यवाद। और आदरणीय अष्टवत तिवारी जी, सादर आमंत्रित हैं। जी सदन को प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन था, ये नारियल जो आप रघुवंशी सर ने बताया कि इस क्षेत्र में हो जाएगा नारियल, और कौन सी वैरायटी है? कौन से आदरणीय कौन से क्षेत्र में आप नारियल की बात कर रहे हैं? कहाँ पे पूछ रहे हो कि नारियल हो जाएगा? मतलब मध्य प्रदेश में हो जाएगा आदरणीय कि वैरायटीज आ गई हैं आजकल जो नारियल का उत्पादन देने लगी हैं? हाँ, कौन सी T2D आता है वैरायटी इसको, आपने लगाया? TXD करके नारियल है। TXD करके अगर वो वैरायटी आप लगाएंगे तो टॉल प्लस डॉर्फ का उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है, तो वो जल्दी ही है ना अपने MP में अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। तो आप उसको मध्य प्रदेश में कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन पानी के रिसोर्स के पास लगाएंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, या फिर आपको जी कंटिन्यूअस जी ड्रिप चलाना पड़ेगा। जी 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 जी। जी जी, आदरणीय अशोक पटेल जी। रामकृष्ण भैया को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। पुनीत कार्य कर रहे हैं भैया को राम राम, जय हो भैया जी। मैं पूछ रहा हूँ, आपने बताया तालाब के अंदर जो वो स्लेब जमती है वो खाद का काम करेगी, फिर क्या पानी सुखाना पड़ा है क्या उसका? हाँ, उसमें क्या है कि हर 2 साल में आप एक क्या है जिसको सिल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, तो आप उसका जो सिल्टिंग प्रोसेस के निकालने के लिए, क्योंकि हर बार भूमि का क्षरण होता है, पत्थर है जो, जैसे हमारे यहाँ सतपुड़ा में बहुत सारी रेत क्यों मिलती है, आपने देखा होगा ताबा में इस तरफ, उधर आपको जो विंध्याचल पर्वत है वो उसमें हार्ड स्टोन है और इसमें कच्चा पत्थर है। तो ये सतपुड़ा से क्या है कि जो नदियाँ आती हैं, जितनी भी आती हैं, जो रेत आती है, तो इसलिए हर जगह भूमि का क्षरण होता है, पत्थर का क्षरण होता है, हर चीज का ऊपर की एक लेयर टूट के, वो नेचुरल डिकम्पोजिशन प्रोसेस है। तो उसको आप 2 साल में जरूर खाली करें। वो क्या है, खेत की आपकी वायुमंडल का कचरा, मिट्टी और मछली की वीट मिला के नीचे एक फर्टिलाइजर की एक लेयर डेवलप हो जाती है। वो लेयर को निकाल लें और निकाल के आप खेत में डाल के उसमें खेती करके देखिए, गमलों में डाल के देखिए, बहुत अच्छे से रिजल्ट आते हैं, बहुत बढ़िया शानदार पत्ते होते हैं और पौधा स्वस्थ रहता है। जी, तो 2 साल में निकालना अनिवार्य है। 2 साल में एक बार तालाब को सुखा लें गर्मी में और उसका निकाल लें, और फिर बारिश में फिर भर लें उसको आप। जी, बहुत सुंदर। और आज का कार्यक्रम बहुत, आज रामकृष्ण रघुवंशी जी बहुत दिनों में मिले थे और ये उन्होंने कहा है कि पतंजलि की वजह है, पतंजलि की बदौलत है कि आज वहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं हम सब और ऐसा निवेदन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है
खूब प्रगति करें, खूब स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से माँ धरती को सजाते रहें, किसानों का कल्याण करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की एक बार का, हाँ जी, आदरणीय सर जी का हैंड रेस है और एक आधा मिनट ले रहा हूँ मुन्नीलाल सर जी, आपके जी, लिए जी। ये ट्री हाउस बना रहे हैं मुन्नीलाल सर और पवन सर के लिए। तो इनका ट्री हाउस बहुत जल्दी तैयार होने वाला है और आपको और मुन्नीलाल सर और पवन सर को ये बुलाने वाले हैं और ट्री हाउस में रहने के लिए। जी हो। हम तो तैयार हैं। नहीं देखिए, हमारे शरद भैया का सीधा मतलब है कि अगर आप सीधा सीधा काम करोगे, सब अभी कहाँ रह रहे हैं, नीचे रह रहे हैं, आरसीसी के स्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब कुछ हटके करना पड़ेगा ना, जब भी तो लोग फोकस करेंगे। तो आपको भी, अगर पतंजलि परिवार से जितने भी लोग हैं सब थोड़ा हटके कर रहे हैं, तो अभी हमने हटके यहाँ सोचा इतने सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, तो अब कुछ घर है ना पेड़ों के ऊपर ही बनाए जाए। तो ऑब्वियसली आदमी आएगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। या आपके खेत में भी कोई 2-3 ऐसे बड़े पेड़ हैं तो थोड़ा सा प्रयोग आप भी कर सकते हैं। पहले लोग मचान बनाते थे कम से कम लागत में, उसमें सीढ़ी होती थी, चढ़ के वहां बैठते थे। वो जो आनंद वहां भोजन करने का और खाने और पीने का आता है, उसका एक जी। अद्भुत ही आनंद होता है जी। जी, आदरणीय कमल जैन जी, सादर आमंत्रित। आदरणीय कमल जी, अनम्यूट कर ले, म्यूट हैं आप अभी, अनम्यूट कर ले जी। हाँ जी, मैं ये नमस्कार जी सबको, मेरा गलती से हाथ लग गया था जी। चलिए सर, आपका स्वागत है, आप कोई बात नहीं, कम से कम इस बहाने जी। आदरणीय सोनाली मराठे जी, अंतिम सवाल। मैंने वक्त के कारण हाथ पीछे लिया था, लेकिन अब हमारे भाई रामकृष्ण भैया जी, आपके उदंड पुरुषार्थों के लिए सादर प्रणाम, वंदन, ओम।